एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हुई, गॉट इट। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को जो क्लासिफाई करने का तरीका है वो क्या है, ऐसे करके उसे दो ग्रुप में बांट दिया मैंने, ठीक है, ऐसे ग्रुप ए में और ग्रुप बी में, ग्रुप बी, ठीक है जी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कुल मिला के 11 तरीके की हैं, 11 तरीके से ज्यादा की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, 11 तरीके जो मैं लिखवा रहा हूँ उससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगी। और हाँ, जरूरी नहीं है कि वो 11 की 11 ही हर जगह यूज हो रही हो, 5 या 6 से ज्यादा यूज कहीं नहीं होती, ठीक है, 5-6 के अलावा यूज नहीं होती। और इस चैप्टर में जो यूज होने वाली है वो कौन सी, वो बताऊंगा। तो जो ग्रुप ए वाली होती है हम उनको कहते हैं, ये होती है वॉल्यूम डिपेंडेंट, वॉल्यूम डिपेंडेंट, और इसको हम कहते हैं मास डिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट, ठीक है जी। अच्छा, वॉल्यूम डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं या मास डिपेंडेंट में क्यों हमने इसको क्लासिफाई किया, क्योंकि अगर वॉल्यूम डिपेंडेंट होगी, और वॉल्यूम क्या करती है, टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है वॉल्यूम। अगर किसी चीज को तुम हीट करते हो तो जनरली वो एक्सपैंड कर जाती है, और उसे कूल करते हो तो जनरली कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो क्या हुआ, वॉल्यूम अगर चेंज होगी तो इस कॉन्सेंट्रेशन पे भी फर्क पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं दैट दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है, क्योंकि ये मास डिपेंडेंट है और टेम्परेचर के साथ में मास चेंज नहीं होता, तो दीज विल बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। भाई मास चेंज नहीं होगा ना तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज नहीं होगी, जो वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगी, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक जो और रीजन है इन दोनों को ऐसे सेपरेट करने का वो है कि टू कन्वर्ट ग्रुप ए concentrations terms into group B concentration terms and vice versa, मतलब उल्टा भी अगर करना हो, कभी B से A में जाना हो, we will need density, ठीक है, बिकॉज क्यों चाहिए होगी डेंसिटी, क्योंकि अगर वॉल्यूम दी है और उसे हमें मास के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूम और मास को कनेक्ट करती हुई सिर्फ एक ही यूनिट होती है विच इज डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी है हमारे पास तो हम इसकी वॉल्यूम को उसके मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम उसे वॉल्यूम की जगह मास डिपेंडेंट बना सकते हैं, ठीक है, बिकॉज डेंसिटी connects mass and volume, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो डेंसिटी यूज होगी, यहाँ से जाना है तो डेंसिटी यूज होगी, ठीक है जी। अब वो जो यूनिट्स हैं वो हैं कौन कौन सी, वो देखिए भाई। इसमें जो सबसे पहली आती है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको कहते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कहीं किसी दवाई के पीछे लिखा देखा होगा तुमने, इनफैक्ट जो तुम्हारी होम्योपैथी की दवाइयाँ होती है ना, जो टिंक्चर्स होते हैं, वो उसमें ऐसे लिखा होता है। सेकंड जो है तुम्हारा वो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, इसको यूजुअली जो दर्शाते हैं वो ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। थर्ड जो इसमें है दैट इज मोलैरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इस चैप्टर के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और 11th 12th दोनों में काफी अच्छा रोल प्ले करती है। फोर्थ इज फॉर्मेलिटी, फिफ्थ इज नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। फॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, वो हम देखेंगे। नॉर्मेलिटी इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, इसका जो मोल कॉन्सेप्ट 2 होता है, मोल कॉन्सेप्ट 1 है, तो मोल कॉन्सेप्ट 2 है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारी चीजें हम डिफाइन करते हैं, उस चैप्टर में हम नॉर्मेलिटी को पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि इसकी बेसिक डेफिनेशन मैं यहाँ लिखवा दूंगा। फॉर्मेलिटी इज बेसिकली द सेम एज मोलैरिटी, क्योंकि यहाँ पे मोल्स, मोलैरिटी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स ऑफ दो सब्सटेंसेस जो एग्जिस्ट करते हैं मोल्स में, सॉरी जो एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स में। और फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इसमें
हम उन सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं जो कि फॉर्मूला यूनिट्स के जैसे एग्जिस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूनिट्स और मॉलिक्यूल्स मैंने तुम्हें एक बार करवाया हुआ है इसी लेक्चर सीरीज में। ठीक है, आई थिंक इट इज दी 5th और द 6th लेक्चर इस सीरीज का। ठीक, ये 5 ये हो गए। इधर के जो है वो 6 होते हैं, विच इज परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज बाय वेट, इस तरीके से लिखा होता है ये। ठीक है जी। सेकेंड इज मास फ्रैक्शन, हालांकि बहुत रेयरली मैंने इसे यूज होते देखा है, लेकिन कभी कभी इस तरीके से भी दे सकता है। थर्ड इज मोल फ्रैक्शन, ये पहली बार तुम वो कर रहे होगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट है वो है मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी मतलब कोई सही से बोलने वाला इंसान बोलेगा मोलैरिटी, और जो तोतला होगा वो बोलेगा मोलैलिटी। ठीक है, अगर मोलैरिटी को कोई तोतला बोलेगा तो कैसे बोलेगा? मोलैलिटी। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। मोलैरिटी को ऐसे मैं रेफर जैसे करता हूँ कि आर से रुड़की, मोलैरिटी रुड़की, और मोलैलिटी एल से लखनऊ। ठीक है, तो ये क्या पता मेरे बोले से भी कभी तुमको मोलैरिटी मोलैलिटी सुनाई दे और कभी मोलैलिटी सुनाई दे। ठीक है, तो मैं जब भी बोलूंगा तो कोशिश करूंगा कि इस तरीके से डिफरेंशिएट कर दूं। 5th होता है ppm पार्ट्स पर मिलियन और 6th होता है पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, ppm और ppb एसेंशियली सेम है। मास फ्रैक्शन और ये वेट बाय वेट परसेंट भी ऑलमोस्ट सेम से ही होता है। ठीक, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। गॉट इट? तो अगर तुम देखो तो इसमें जो हमारे इस चैप्टर में पढ़ने लायक चीज़ें हैं वो ये सब हैं, वो ये सब है 1 2 3 4 5 और 6। बाकी जो 5 कह रहा हूँ उसमें से नॉर्मेलिटी और ये बाद में डिफाइन कर लेंगे ढंग से। फॉर्मेलिटी इज द सेम एज मोलैरिटी और मास फ्रैक्शन इज ऑलमोस्ट द सेम एज परसेंटेज वेट बाय वेट। तो जब मैं कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा कि क्या मैं व्हाट डू आई मीन बाय दिस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप ए। क्या टाइम हो गया है? 46। आई थिंक वील बी एबल टू डू फ्यू। ठीक है, तो ग्रुप ए का फर्स्ट कौन सा था? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, फर्स्ट इज ग्रुप ए, फर्स्ट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या इसको लिख लो परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और इसकी यूनिट क्या होगी? या नो यूनिट कह लो, यूनिटलेस या डायमेंशनलेस कह सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसमें वॉल्यूम जो यूज हो रही है तो हम कह सकते हैं इसमें बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर are expressed as volume in ml। ठीक है, क्लियर होगी? दोनों की दोनों, ऊपर और नीचे दोनों की दोनों वॉल्यूम होगी पहली चीज, और ml में होगी। ठीक, दूसरी चीज क्या? वॉल्यूम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? न्यूमरेटर रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और डिनोमिनेटर किसको करेगा? डिनोमिनेटर किसको करेगा रिप्रेजेंट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं। ठीक है, सॉल्वेंट के रूप में एक्सप्रेस नहीं करते, जब भी दिया होगा तो हमेशा सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ही दिया होगा, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नहीं। सॉल्वेंट की एक ही जगह पे आती है जरूरत, वो मोलैलिटी के, लखनऊ वाले के केस में। ठीक है जी, तो न्यूमरेटर तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो गया, डिनोमिनेटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ठीक है जी, ओके। तीसरी चीज क्या है कि दिस इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज। जब तुम देख रहे हो परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या हुआ? 100 में से। ठीक है, तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। ये ध्यान रखना, इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। तो इसमें कुछ चीजें ये हो गई। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? देखो, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होगा?
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि दोनों की दोनों यूनिट्स ml में होनी चाहिए या लीटर्स में, मतलब दोनों की दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। तुम एक को ml में रख लो और एक को लीटर्स में रख लो तो उससे नहीं चलेगा काम, ठीक है। या कोशिश करो, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तुम जो भी वॉल्यूम डालोगे ml में डालना बस, ताकि गलती ना करोगे, ठीक है। तो दिस इज योर फॉर्मूला। तो अब इसमें कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे ध्यान देने वाली, दैट ये जो V सॉल्यूशन है यहाँ पे, V सॉल्यूट प्लस V सॉल्वेंट आएगा, ठीक है। इसमें एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ, हालांकि अभी तुम्हारे लिए वो डिफाइन नहीं हुई है, लेकिन इसको लिख लेना, आज से मे बी 4-5 महीने बाद जब दोबारा देखोगे तो तब चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, जब मैं जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम को दोनों, मतलब एक की वॉल्यूम को और दूसरे की वॉल्यूम को ऐड किया है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वॉल्यूम को दोनों को ऐड किया, तब जाके तुम्हारी सॉल्यूशन की वॉल्यूम आए ना। अच्छा, अगर मैंने इसकी कुछ वॉल्यूम मिलाई होती, उसकी कुछ वॉल्यूम मिलाई होती, तो जो डेंसिटी होती, मान लो इसकी डेंसिटी x थी और इसकी डेंसिटी y थी, तो हम दोनों को मिलाते तो क्या टोटल जो फाइनल वाले की डेंसिटी है वो क्या x प्लस वाई आती, नहीं है ना, नहीं, x प्लस वाई नहीं आती, जो डेंसिटी आती है वो x और y के बीच में आती। तो ऐसा क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज को तुम ऐसे ऐड कर सकते हो और कुछ प्रॉपर्टीज को ऐसे ऐड नहीं कर सकते, ठीक। तो जो प्रॉपर्टीज को तुम ऐसे ऐड कर सकते हो वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, उनको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। वॉल्यूम इज एन, लिखो इस बात को मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, तुमको ये लिखना है, मैं बोल रहा हूँ, वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और वहां पे ब्रैकेट में लिख लेना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज, इनफैक्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मैंने डिफाइन तो किया है तुम्हारे लिए, हैव आई नॉट, आई थिंक मैंने शुरुआत में डिफाइन किया है, अगर नहीं भी किया तो अभी सुन लो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच आर डिपेंडेंट ऑन मास, विच आर डिपेंडेंट ऑन मास। अगर तुम बात करो मास की, तो डेफिनेटली मास पे डिपेंडेंट है, लेकिन वॉल्यूम की बात करो तो अगर मैं 1 किलो पानी ले रहा हूँ तो उसकी वॉल्यूम कुछ है, अगर मैं 2 किलो पानी ले रहा हूँ तो डेफिनेटली उसकी वॉल्यूम बढ़ चुकी होगी, है ना। तो वॉल्यूम डिपेंडेंट हो गई ना, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम मास डिपेंडेंट हो गई कि नहीं, ठीक है। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, मैं एक ग्लास में 1 लीटर पानी लिया है, दूसरे ग्लास में 2 लीटर पानी लिया है, अगर इस ग्लास में सेम टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो इस ग्लास में अगर मैं पानी की डेंसिटी लूं तो जो इसमें आएगी वही दूसरे वाले ग्लास में भी आएगी, है ना। तो डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास, तो डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी and intensive properties are those properties which are independent, intensive and independent of mass. So extensive properties those properties that depend on mass, intensive properties those properties that are independent of mass. तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम कभी भी ऐसे ऐड नहीं कर सकते, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये लिख लेना है इसको। अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि इसमें वी सॉल्यूट की बात हो रही है ना, तो वी सॉल्यूट की अगर बात हो रही है तो दिस इज यूजफुल ओनली फॉर लिक्विड सॉल्यूट्स, है ना, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूट्स की वॉल्यूम के लिए ही ये क्या कहते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए ये तरीका जो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, ये ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, लेट्स से आई एम सेइंग, एग्जांपल क्या है, 15%
इसको ना ब्लू से लिखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लगे, या फिर लिखते हैं 15% मिथनॉल सोल्यूशन। मिथनॉल सोल्यूशन इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये देखो 15% मिथनॉल सोल्यूशन का मतलब हुआ 15 ml ऑफ मिथनॉल इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब क्योंकि यहाँ पे मिथनॉल सोल्यूशन लिखा है और कोई सॉल्वेंट बताया नहीं, तो हम इसको एज्यूम करेंगे एक्वस सोल्यूशन है। तो हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि 15 ml ऑफ मिथनॉल इन, अगर 100 में से 15 ml मिथनॉल है तो बाकी कितने बचे, 85, तो 85 ml ऑफ वाटर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इसमें जो चेंज इन वॉल्यूम होगा, मतलब शुरुआत में जो हमने मिलाया वही फाइनल आना चाहिए। ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम, यू हैव टू अज्यूम दैट देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। जो शुरुआत में वॉल्यूम मिलाओगे वही फाइनल आएगी। ठीक है जी, ये तुम्हारा इसका मतलब हो गया। ठीक है, इसका दूसरा मतलब ये, अगर मान लो मैं तुम्हें 200 ml देता हूँ सोल्यूशन के, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 30 ml ऑफ मिथनॉल इन 200 ml ऑफ। ठीक है, या फिर मैं उल्टा कर दूं, मैं बोलूं मेरे पास 20 ml सोल्यूशन है, तो इसके कितने आएंगे, तब मिथनॉल कितना होगा, कितने ml होगा। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, या तो तुम इस फॉर्मूले को लगा लो। अगर मैं 20 ml सोल्यूशन की बात कर रहा हूं तो तुम्हारा परसेंटेज कितना है 15, तो वो परसेंटेज v बाई वी की जगह लिख लिया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नहीं पता हमें, तो v हमें नहीं पता, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 20 × 100, ये कितना आ जाएगा 5 3। तो v जो वॉल्यूम ऑफ मिथनॉल होगा दैट विल कम आउट टू बी 3 ml। ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया। या फिर अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं लगाना है, या तो अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं लगाना है तो तुम ये भी कर सकते हो कि देखो 15 ऐसे लिखा ना तुमने, 15 ml इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो कितने x ml ऑफ मिथनॉल इन 20 ml ऑफ सोल्यूशन। अब यूनिटरी मेथड लगा दो, तो x इक्वल टू क्या आएगा 15 इंटू 20 अपॉन 100 आ जाएगा। ये गया 5 यहाँ पे आएगा और ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 ml आ गया। तो जो v है, v या x v लिखिए उसको, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि x कहाँ से आएगा। ठीक है जी, ये क्लियर हुई बात। दोनों तरीके से कर सकते हो, और यूनिटरी मेथड बहुत आसान तरीका है, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका है, और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है। तो आदत बनाना तो इसकी भी बना सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जरा। Same proportion. Do we have another question? Yes, we have another question. ठीक, अगर मैं एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज, अगर मैंने मिथनॉल के 50 ml लिए, 50 ml मिथनॉल प्लस 150 ml वाटर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है परसेंटेज v बाई वी क्या है। ये तो तुम कर ही सकते हो, सिंपल सा है। क्या करना है भाई, परसेंटेज v बाई वी है, सॉल्यूट क्या है इसमें मिथनॉल, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई कर लो, और सॉल्वेंट क्या है वाटर। सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी होगी, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो 50 प्लस 150 200। तो हम कह सकते हैं परसेंटेज v बाई वी विल बी इक्वल टू 50, क्योंकि सॉल्यूट ये है, अपॉन 50 प्लस 150 इंटू 100 कितना है 25%। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। सेकेंड इज 30 ml ऑफ इथेनॉल इन, ये सिमिलर सा ही क्वेश्चन है,
इसमें तो मैंने बहुत सिंपल कैलकुलेशन दी थी। इसमें बोल रहा है 30 ml इथेनॉल, 30 ml इथेनॉल इन 45 ml वाटर। इसमें क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सिंपल है। 30 अपॉन 30 प्लस 45 कितना हो गया, 75 इंटू 100, तो 15 दूनी 15 पंजे, ये कितना आएगा 40%। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अच्छा, और कोई है क्या हमारे पास कुछ दूसरा? 15% ऑफ वॉल्यूम, इसको हटाते हैं, दूसरा करते हैं। ठीक है, इसमें देखो बोल रहा है 15 ml ऑफ 25% इथेनॉल, 25% परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये 25% है ना, ये बाय वॉल्यूम है, ऑफ इथेनॉल। ठीक है, अच्छा, अगर 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल हमारे पास पड़ा है, उसके हमने 15 ml लिए, तो ये पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, या इसको लिख लो वी इथेनॉल क्या होगा। ठीक है, सिंपल है, फॉर्मूला फिर से यूज कर लो। फॉर्मूला क्या कहता है भाई, 25%, ठीक है, 25% इधर आ जाएगा, ऊपर वी इथेनॉल हमें निकालना है। इनफैक्ट अभी एक छोटा सा क्वेश्चन हमने किया जो था इससे पहले, और वी सोल्यूशन कितना होगा, 15 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 3, और ये 5 और ये 4। तो अगर हम ध्यान से देखें तो वी इथेनॉल विल बी इक्वल टू 15 या 5 इंटू 3/4। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 3.75। अभी क्लियर, 3.75 ml होगा, ध्यान रखना। ओके, नाउ हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूट मस्ट बी एडेड। अब एक ही थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 300 ml H2 है हमारे पास, इसमें हमने कितना डालना है, कितना सॉल्यूट, नहीं ये तो ml लिखा ना, V सॉल्यूट कितना डालना है ताकि हमें सॉल्यूशन जो मिले, फाइनल सॉल्यूशन इज 80% बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। दोबारा से बोल रहा हूँ, हमारे पास 300 ml थे पानी के, हमने उसमें कुछ V ml सॉल्यूट डाला, और फाइनल जो हमें सोल्यूशन आया है दैट इज 80% बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसे। इसमें अगेन फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज V बाई V इधर रखेंगे और V सॉल्यूट ऊपर रखेंगे, नीचे V सॉल्यूट प्लस 300 है ना, टोटल सॉल्यूट, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगी, V सॉल्यूट प्लस 300 इंटू 100, ऐसे तो रखोगे। लेकिन तुम परसेंटेज V बाई V की जगह रखोगे क्या 80? नहीं, मैंने तुम्हें क्या बताया था, इन जनरल द कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूट, लेकिन यहाँ किसके टर्म्स में एक्सप्रेस की गई है, वाटर के टर्म्स में, विच इज द सॉल्वेंट। ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है ना, अगर वो 20% है, देयरफॉर परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या होगा भाई, अगर ये 20% है तो सॉल्वेंट अगर 80% है तो सॉल्यूट कितना हो जाएगा 20%। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां लिखेंगे 20 इक्वल्स टू V सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूट प्लस 300 इंटू 100। ठीक है जी, यहाँ से 5 आ गया। अगर तुम देखो तो V प्लस 300, मैंने V लिख लिया V सॉल्यूट की जगह, और 5V, अगर तुम ध्यान से देखो तो V विल बी इक्वल टू 75।
ठीक है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम इसको मेंटली भी कर सकते थे, ओरली भी कर सकते थे, ठीक है। तुम्हें ऐसे पेन चलने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर तुम कह रहे हो कि 80% बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर है और वाटर की वॉल्यूम इसमें कितनी है 300, तो इसका मतलब क्या हुआ 300 का तो 4 पार्ट्स मिले। इस वाटर और सॉल्यूट के बीच में रेशो क्या होता 4:1 का, तो 4:1 मतलब ये कितना है 300 और 4:1 अगर सॉल्यूट की वॉल्यूम होती तो वो 75 आनी होती, तभी जाके 4:1 का रेशो आता। मतलब इस तरीके से भी कर सकते थे इसको सिंपली। मैं पेन चला रहा हूँ, हालांकि तुम्हें समझाने के लिए चला रहा हूँ। अगर 300 ml ऑफ वाटर है, 300 ml ऑफ वाटर है, इस टू वी कितना है 4:1 है ना, तो अगर ये 4 है तो कितना आ जाएगा v = 300/4 विच इज 75। ऐसे भी आ जाता है सिंपली। तो ये चीजें धीमे धीमे आएंगी तुमको। अब नेक्स्ट जो है ये समझ में आ गया कि नहीं भाई, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, कुछ ऐसा था ही नहीं इसमें। अब जो नेक्स्ट है दैट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ पे क्या लिखेंगे इसे W बाय ये, इसकी यूनिट जो होगी वो होगी ग्राम पर ml, ठीक है, ग्राम पर ml। ये ग्रुप ए का सेकेंड है, ठीक है। एक एक करके सब चीजों को नापते चले जाते हैं। इसमें क्या है, पहली चीज तो परसेंटेज में ही एक्सप्रेस होगा, ठीक। ऊपर क्या दिया है वेट विच विल बी इन ग्राम्स, ठीक। तो न्यूमरेटर में बोथ न्यूमरेटर एंड तो न्यूमरेटर इसमें क्या लिखेंगे हम, न्यूमरेटर ग्राम्स में और डिनोमिनेटर ml में, ठीक है जी। पहली चीज तो ये जो न्यूमरेटर होगा वो होगा वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में, और ये डिनोमिनेटर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना सॉल्यूशन होगा नीचे, सॉल्यूशन ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, ठीक। एक्सप्रेस इन परसेंटेज ऑलरेडी हो गया। अगर मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहूँ एज अ दिस इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ तो क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल ऐसे ही करना है, ठीक है। इसको एग्जैक्टली ऐसे ही एक्सप्रेस करना है, ठीक है। इसमें मैंने मिटाया नहीं था ये, क्योंकि अब यहाँ पे लिखने में आसानी रह जाएगी। अगर मैं इसमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा W सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम देखो इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है वो मैं बताऊंगा चलो अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है अगर तुम देखो तो यूजफुल किस किस के लिए है, यूजफुल फॉर लिक्विड सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, दोनों के लिए ये यूजफुल है, ठीक है जी। और क्या कह रहा था मैं एक चीज, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे वॉल्यूम दिया मतलब अगर हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है तो कभी भी हम मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं जान पाएंगे। ध्यान रखना मास ऑफ सॉल्वेंट वी कैन नॉट, नीचे एक लाइन लिख लेना है यहीं पे इसके नीचे, वी कैन नॉट कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्वेंट बाय द अबव इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें और कुछ है हमारे पास। ठीक, इसमें अगर मैं तुम्हें कहता हूँ क्वेश्चन या एग्जाम्पल समझ लो 15% यूरिया इसका सॉल्यूशन, ठीक है, और ये बाय वेट है, ठीक है, बाय वेट सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 15 ग्राम यूरिया इन 100 ml, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 ग्राम यूरिया इन 200 ml सॉल्यूशन। इसको हम लिख सकते हैं 150 ग्राम यूरिया इन 1000 ml सॉल्यूशन। इसको हम लिख सकते हैं 1.5 ग्राम यूरिया इन 10 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो तुमको ध्यान से देखो तो दिख रहा होगा कि जो भी यहाँ पे प्रोपोर्शन है उसी प्रोपोर्शन में कम या ज्यादा होता जा रहा है सॉल्यूट का अमाउंट, ठीक है जी। आर वी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। अगर मैं 5 ml में बोलूंगा तो क्या होगा, इसका भी हाफ हो जाएगा तो 0.75 ग्राम आ जाएगा, ओके, ठीक। अच्छा दूसरा देखते हैं,
इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन है 90 ग्राम ग्लूकोज हमने डाला और प्रिपेयर किया हमने क्या 45% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सोल्यूशन। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, हमने क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो हम एक्वस या वाटर लेंगे, वाटर इज द सॉल्वेंट। 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इन वाटर, और वो जो फाइनल सोल्यूशन आया 45% आया, तो सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो, है ना। क्या पूछ रहा है, अच्छा ये वेट ऑफ द मास ऑफ द सोल्यूशन पूछ रहा है, मास ऑफ द सोल्यूशन पूछ रहा है। एक सेकंड, मास ऑफ द सोल्यूशन कैसे रहेगा, वेट नहीं, वी कैन नॉट कैलकुलेट द मास, ये नो, ठीक है, इसमें समझो वी सॉल्वेंट वो पूछ रहा है, वी सॉल्वेंट, वी सोल्यूशन ये पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट की, वेट बाय वॉल्यूम की जगह तुम 45 रख दोगे, ऊपर 90 ग्राम आ जाएंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ वी सोल्यूशन आ जाएगा इनटू 100। ठीक है जी, ये कितना हो गया 2, तो वी सॉल्यूशन इज 200। ठीक है जी, ओके, 45% वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, सुक्रोज डेंसिटी, ओके। अब हम मास कर सकते हैं जो इस क्वेश्चन में दिया है। इसमें क्या दिया इसने, 45% है, 45% वेट बाय वॉल्यूम, ये सुक्रोज का सोल्यूशन है, ग्लूकोज का नहीं, ठीक है, सुक्रोज सोल्यूशन 45% वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज सोल्यूशन। ठीक है जी, और इसकी डेंसिटी दी है 1.45 ग्राम पर ml, ये बोल रहा है मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन बताओ। तो कुछ नहीं करना भाई, सेम फॉर्मूला लगा दो, 45, ठीक है, इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, एक सेकंड, इसने टोटल वॉल्यूम भी नहीं बोली, चलो ठीक है, हमने 100 ग्राम अज्यूम कर लिया, हमने इसको, इसने हमें वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया, तो लेट्स अज्यूम कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 45 ग्राम से सुक्रोज होगा उसमें, तो 45 ग्राम सुक्रोज अपॉन 100 इंटू 100। तो अगर तुम ध्यान से देखो इसमें क्या चीज पूछी है, 45% weight by volume of the sucrose, density is this, mass of the solvent, अच्छा mass of the solvent पूछ रहा है, मैंने mass of the solution लिखा है, तो mass of the solvent पूछा है इसमें। तो इसमें वैसे फॉर्मूला यूज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया ही नहीं है। तो कंसीडर करो कि 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन है, उसमें 45 ml क्या है, 45 ml क्या है उसमें, सॉरी 45 ग्राम्स क्या है उसमें, सुक्रोज। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको 45 ग्राम सुक्रोज इन 100 ml सॉल्यूशन। ये क्लियर होगी मेरी बात। अच्छा, क्योंकि इसकी वॉल्यूम दी है 101.45, तो अगर मैं इस वॉल्यूम को इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को मास हो जाएगा, तो कितना आएगा मास, 100 इंटू 1.45 विच इज इक्वल टू 145 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें से 45 ग्राम क्या है, 45 ग्राम सुक्रोज है इसमें, तो फिर वाटर कितना होगा, वाटर विल बी, या WH2O विल बी 145 माइनस 45 इक्वल्स टू 100 ग्राम। ठीक है, क्लियर होगी बात। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला उसने, इसमें उसने बोला कि मैंने 5 मोल ऑफ ग्लूकोज मिलाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 5 मोल ग्लूकोज इन 1.1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसकी D जो है डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml है, तो इसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालो। गुड क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो देखो। 5 मोल अगर मैंने लिखा है
तो मोल से मेरे को क्या मास मिल सकता है, सॉल्यूट ही तो है ये, तो मास ऑफ सॉल्यूट मिल सकता है। तो W सॉल्यूट विल बी इक्वल टू 5 इंटू उसका मोलर मास M ग्लूकोज, कैपिटल M ग्लूकोज कितना होता है 180 होता है, अगर नहीं पता हो तो कितना हो गया 900 ग्राम। तो W सॉल्यूट तो हमारे पास आ गया, तो हमारे पास W सॉल्यूट आ चुका है, ठीक है। अच्छा अब अगर हमें V सॉल्यूशन मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, हमें तो ये कैलकुलेट करना है। तो V सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, अच्छा इसमें 1.1 kg वाटर है, इसमें हमने कितना मोल्स या कितने ग्राम ऐड किए ग्लूकोज के 900 ग्राम। तो देयरफॉर W ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा 1100 प्लस 900 2000 ग्राम है ना, वाटर का वेट प्लस ग्लूकोज का वेट, ये आ गया। क्लियर होगी भाई बात, ओके। अच्छा अगर वॉल्यूम निकालनी है हमें सॉल्यूशन की, तो हमें अब क्या चाहिए होगा, अगर हम वेट को डेंसिटी से डिवाइड कर दे तो वॉल्यूम आ जाएगी। तो यह आ जाएगा W सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, तो 2000 अपॉन, अच्छा 1.25 है तो उसको मैं 5/4 लिख सकता हूँ, तो कितना आएगा 5 4 100, तो 1600 ml आ जाएगा। V सॉल्यूशन आ गया हमारा 1600 ml, बस हो गया काम। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या आएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सॉरी वेट बाय वेट में कितना आएगा 900 अपॉन 1600 इंटू 100, ठीक है 900 अपॉन 16 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना बस, ठीक है। तो चलो भाई बाय बाय, आज के लिए इतना काफी है, ऑलरेडी आई थिंक 1 घंटा हो गया होगा। ग्रुप ए में मैंने 2 लिए, कल मोलैरिटी और उसके आगे की बातें देखेंगे। होपफुली इन द नेक्स्ट 2 लेक्चर्स वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस। चलो बाय बाय, टेक केयर। तो फर्स्ट ग्रुप ए का जो थर्ड है, दैट इज थर्ड वन इज मोलैरिटी, ठीक है जी, मोलैरिटी। ठीक, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से या मोलर से, ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको यूनिट, इसको इसकी यूनिट कह सकते हो, और इस यूनिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, ठीक है जी। आर वी क्लियर। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो डेफिनेशन सिंपल होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। ये हमारा इसकी डेफिनेशन है। सॉल्यूशन पूरा लिख लेते हैं, ठीक है जी। दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस यूनिट या दिस टर्म जो मेजरमेंट की है। अच्छा इसके बेसिस पे अगर मैं इसे इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो NB लिख सकते हैं, बिकॉज मैंने बोला था सॉल्यूट को मैं B से रिप्रेजेंट करूंगा, और V सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे, V सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये दिस मींस ये वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में है। क्लियर होगी बात। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NB द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, अगर मैं इसको लीटर्स में ना लिखूं ml में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, इसको मेरे को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि ऊपर आ जाएगा ऐसे। भाई इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कैसे लिख सकता हूं, ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml अपॉन 1000 है ना, अपॉन 1000 ऐसे आएगा, ये यहां पे चला जाएगा ऊपर, ठीक। तो मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस ट्वाइस आई एम राइटिंग इट जस्ट वंस, ये इनटू 1000 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। अच्छा एक चीज और होती है, मोल और मिलीमोल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं भाई 1000 है ना भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स, दैट मींस 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। सेम वे 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिली मोल्स है ना। तो इसमें अगर मैं NB मोल्स लिखता हूं, NB मोल्स हैं, दे विल बी इक्वल टू NB इंटू 1000 मिली मोल्स है ना भाई। अगर मैं
एनबी मोल्स को मिलीमोल्स में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकता हूं। तो इस चीज को ये जो यहां लिखी है इसको मतलब ये हमारे अभी मिलीमोल्स हो गए, जो एनबी मोल्स थे दे आर इतने मिलीमोल्स, तो हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है जी, m इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। तो ये कब काम आएगा तुम्हारे, जब तुम्हें बताया गया हो कि कितने मिलीमोल्स तुम्हारे पास है। ठीक है, कभी मोल्स में कभी मिलीमोल्स में डील करोगे तो इस तरीके से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अगर हमारे पास इसका मास दिया हो, सॉल्यूट का मास दिया हो, इसका मोलर मास हो, तो भी हम ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई m इक्वल्स टू NB है ना, और NB को हम लिख कैसे सकते हैं, NB को हम लिख सकते हैं WB, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। भाई गिवन मास अपॉन मोलर मास ही तो मोल्स होता है, तो इसको यहां लिख सकते हैं WB अपॉन MB इंटू V सॉल्यूशन इन लीटर्स, या फिर हम इसे लिख सकते हैं WB इंटू 1000, मतलब इसको अगर मैं ml में लिख दूं, MB इंटू V सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। तो तुम कह सकते हो कि हमारे पास 5 फॉर्मूले हो गए, लेकिन एसेंशियली एक ही फॉर्मूला है विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस ये है कि उस मोल्स को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कहीं पे हम मोल्स लिख रहे हैं, कहीं पे उन मोल्स को हम मिलीमोल्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मोल्स की जगह हमें मास दिया हो तो हम उसके मोल्स में कन्वर्ट करके उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक है ना, ये तुम्हारी क्लास में, स्कूल में ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ये वाला, इनको तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। गॉट इट। अच्छा, अब इसमें आगे की बात करते हैं। जैसे एक चीज की अगर मैं बात करूं, ये कहीं कहीं तुम लिखा देखोगे, जैसे लिखा होगा 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 1 m सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज 1 मोल इन 1 लीटर, 1 मोल इन 1 लीटर, इस तरीके से लिख रहा हूं, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट्स व्हाट इट मींस। अगर मान लो सेमी मोलर लिखा है, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, सेमी मोलर, इसका मतलब हुआ 1/2 और 1/2 m, और m/2 करके भी लिखा होता है कभी कभी, m/2। ठीक है, इसका मतलब हुआ हाफ मोल इन 1 लीटर। ठीक है, इसमें अगर देखोगे सेमी पेंटी मोलर क्या है, ये होगा 1/5 m, और m/5 करके भी कभी कभी लिखा होता है, m/3 m/4 ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 1/5 मोल इन 1 लीटर। सिमिलरली अगर मैं डेसीलीटर बोलता हूं, देसी मोलर बोलता हूं, तो इसका मतलब हुआ 1/10 m और m/10, तो 1/10 मोल्स इन 1 लीटर। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस नाउ, इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी लिखा है तो क्वेश्चन करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ओके नाउ, ठीक, कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना, बेसिक क्वेश्चन है। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने एक सॉल्यूट का जो सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है m इक्वल्स टू 0.5 m है, मतलब मोलैरिटी इक्वल्स टू 0.5 m है। ठीक है जी, अच्छा, और V सॉल्यूशन जो है वो 2 लीटर्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे भाई, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं, तो सिंपल फॉर्मूला याद होगा, उससे तो कर ही सकते हैं। इसमें क्या बोला है, m, हमें m दिया है, वेरी गुड,
अच्छा एनबी उसने निकालने के लिए बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब एनबी निकालने के लिए बोला है। वी सॉल्यूशन दिया है 2 लीटर, सिंपल है, तो उसको फॉर्मूला लगाओ 0.5 इक्वल्स टू एनबी अपॉन 2 लीटर्स। तो एनबी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 मोल, है ना भाई 2 इंटू 0.5 1 मोल। ये क्या होता है मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर इंटू लीटर मोल आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूं मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, जो कि डिजॉल्व है, इज इक्वल्स टू 60 ग्राम्स। 60 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है इन 2 लीटर्स में। जब इसने बोला, इसी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, इसी सॉल्यूशन में मैं अब इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि जो सॉल्यूट का मास डिसऑर्डर दैट इज 60 ग्राम्स, वो कह रहा है इसका मोलर मास निकाल लो। तो मोलर मास कैसे निकालोगे, या तो तुम अगर ये इंफॉर्मेशन पहले मालूम होती तो हम यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगा लेते, कौन सा, m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, इस वाले उसमें क्या लगाओगे, m कितना हो गया 0.5 हो गया, डब्ल्यू बी हमें फाइंड करना है, सॉरी डब्ल्यू बी तो हमें दिया हुआ है 60 अपॉन एम बी हमें निकालना है इंटू ये 2 हो जाता। ठीक है जी, तो एम बी इक्वल टू क्या आएगा, एम बी इज इक्वल टू 60 अपॉन 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2 1 हो गया, तो 60 आ जाएगा, 60 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, ये इसका मोलर मास आ गया, है ना। तो छोटी छोटी क्वेश्चंस है, यही इसी में घुमा के कुछ ना कुछ पूछ लेगा तुमसे, और कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, ओके। इसमें तुमने एक चीज नोटिस करी कि अगर तुम्हारे पास मोलैरिटी दी हो और तुम्हें वॉल्यूम दे दी जाए, तो तुम उसके मोल्स या मिलीमोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो हमने मोल्स कैलकुलेट करने के 3 तरीके तो पहले देखे थे। कौन सा, हमने हमारे पास अगर मास है तो उसका मोलर मास से डिवाइड करके हम उसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए तो उसे हम Na से डिवाइड करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ या वॉल्यूम हो गैसेस की, तो हम 22.7 लीटर से डिवाइड करके उसकी मोल्स निकाल सकते हैं। यहां पर हमने देखा कि अगर मोल्स को निकालना तो एक और तरीका है हमारे पास, दैट इज कि मोलैरिटी को, या यूं कह लो कि n नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू m इंटू वी। एक और फॉर्मूला समझ लो इसको, ये ध्यान रखना, ये जो m है ये तो मोलैरिटी होगी, और v जो होना चाहिए वो लीटर्स में होना चाहिए, तब तुम्हारे मोल्स आएंगे। अगर मान लो m v इंटू ml कर देते हो, तब यहां पे मिली मोल्स आएंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, मोल और यहां पे ये मिली मोल आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एग्जाम्पल है हमारे पास पे, कोई तो भी है, चलो कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूं। लेट्स से अच्छा पिछले वाले एग्जाम्पल में देख लेते ना, 0.5 m इसका मोलैरिटी है और 2 लीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें इसके मोल्स निकालने हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू वी इन लीटर्स, m कितना है 0.5 इंटू वी इंटू लीटर्स इज 2, 1 मोल आ गया। अच्छा अब अगर मैं इसको मिलीमोल्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो ध्यान से भी हमें पता चल रहा है कि 1 मोल का मतलब 1000 मिलीमोल्स है ना, लेकिन हम यहां से कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मिलीमोल्स कितना आएगा, मिली मोल्स इक्वल्स टू 0.5 m तो है इंटू वॉल्यूम इन ml, 2 लीटर ml में कितने हुए 2000, ये कितना हो गया 1000 मिलीमोल्स, है ना। तो देखो 1 मोल इक्वल्स टू 1000 मिलीमोल्स होता है ना। तो ये चीज यहां से भी आ रही है। ठीक, तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे। ठीक है, अब ये बोल रहा है एक क्वेश्चन, डेसीमोलर, डेसीमोलर नहीं डेसीमोलर, ठीक है, डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, H2SO4 का एक डेसीमोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4
in 200 ml of this solution। ठीक है, डेसीमोलर का मतलब सबसे पहले क्या आएगा, m/10 या 1/10 m, ये तो उसकी मोलारिटी हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अगर लगाएं सीधे सीधे, इसमें इसने क्या पूछा है, मास पूछा है ना H2SO4 का, तो ये WB पूछ रहा है, तो सीधे वही वाला फॉर्मूला लगा दो, 1/10 इज इक्वल टू क्या था, WB अपॉन MB कितना होता है 98 इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, सॉरी ml कितनी है 200, और ऊपर क्या जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये WB इज इक्वल टू 98 इंटू 2 अपॉन 100 विच इज 196 अपॉन 100 इक्वल टू 1.96 ग्राम, 1.96 ही हो ना, या राइट। ठीक है, सिंपल था, कुछ भी नहीं था उसमें करने का। ओके, नाउ लेट्स डू सम अदर क्वेश्चंस। ठीक है, let's do these simple questions। पहला है, इसमें m कैलकुलेट करना है, क्या है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर वाटर। ठीक है जी, ओके। सेकेंड ये बोल रहा है 2 मिलीमोल्स इन 200 ml वाटर। इसमें बोल रहा है थर्ड वाला 5 मोल्स इन 2000 ml ऑफ वाटर। ठीक है, नहीं वाटर नहीं, सॉरी solution, this is solution। ठीक है, और फोर्थ वाला है 100 ml ऑफ 0.2 m HCl प्लस 3.65 ग्राम HCl। तो फाइनल m। ठीक है, एक एक करके करते हैं इसको, यहाँ इधर इधर कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 18 ग्राम है ग्लूकोज का, तो उसके मोल्स कितने हो जाएंगे, सीधे यार m का फॉर्मूला लगाओ ना, मोल्स कितने आएंगे, इसका 18 ग्राम अपॉन इसके मोलर मास 180 इंटू क्या है 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, तो 1 आ गया, कितना आ गया 1/10। ठीक है, अच्छा ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो m इक्वल्स टू, इसमें क्या है मिलीमोल्स दिए हैं, तो जब मिलीमोल्स दिए हैं तो मैंने क्या बताया था, तुम मिलीमोल्स को जब दिया होता है तो तुम सीधे ml में भी वॉल्यूम रख सकते हो। तो मिलीमोल्स कितने दिए हैं इसके 2 अपॉन मिलीमोल्स के 200 ऑफ द सॉल्यूशन, कितना आएगा ये 1/100 m। ठीक है, ये सेंटीलीटर सॉरी सेंटीमोलर कह सकते हैं इसको। थर्ड 5 मोल्स, m इक्वल्स टू 5 मोल्स है, 5 अपॉन ये 2000 ml है, 2000 ml का मतलब क्या हुआ, यहाँ ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/2 m। ठीक है, और फोर्थ क्या है, फोर्थ थोड़ा सा ट्रिकी है। फोर्थ में क्या है कि तुम्हारे पास ये सोल्यूशन था, इसमें तुमने थोड़ा सा ये प्योर HCl और डाल दिया, अब क्या इसका कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक है, तो 100 ml है हमारे पास, ठीक 100 ml ऑफ 0.2 m HCl, तो इसमें मोल्स कितने होंगे वो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, वो कैलकुलेट कर लेंगे और इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो सॉल्यूशन में अब है वो आ जाएगा कि नहीं। जैसे इसको इस तरीके से देखो, जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास 0.2 m सॉल्यूशन है, इसके 100 ml है, अगर मैं इसके मोल्स कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या आएगा m इंटू v, m ये है और v लीटर्स में रखना होगा, तो लीटर्स में क्या है 0.1, तो 0.2 इंटू 0.1 n इक्वल्स टू 0.2 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल्स टू 0.02। क्लियर हो गई भाई बात, 0.2 इंटू 0.1 इक्वल्स टू 0.02। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसमें हमने कुछ और HCl भी डाले, तो कुछ मोल्स ऑफ HCl डाले होंगे। ठीक है, प्लस 3.65 ग्राम्स
ठीक है, अपॉन इसका कितना मास होता है मोलर मास 35.6 36.5 ग्राम्स पर मोल, तो कितना आ जाएगा 1/10 या 0.1 मोल आ जाएगा ये। ठीक है, इसको इसमें ऐड कर दिया, टोटल कितने मोल्स हो गए 0.02 एंड 0.1 टोटल मोल्स आ गए। अब मैं m से कैलकुलेट कर सकता हूं विच इज 0.12, ये तो मोल्स हो गए। और कंसिडरिंग कि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, हालांकि इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी कम है, तो कंसिडरिंग कि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है तो हम मोल्स वॉल्यूम क्या रख लेंगे 100 ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा ऐसा, ये आएगा 1.2 ml। क्लियर होगी बात, ये सिंपल इनफ है ना, खूब। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं फिर फॉर्मेलिटी पे जाएंगे। ला 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 ला। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं भाई। वॉल्यूम ऑफ इन लीटर, ठीक है, एक ऐसा है। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन जो मैं अभी करा रहा हूं, इस तरीके के क्वेश्चन तुमको बहुत मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन इन रिएक्शन इन सॉल्यूशंस का जो पूरा फंडा है वो इन चीजों पे बेस्ड है, और मोलैरिटी इन सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। तो क्वेश्चन इज कि एक हमारे पास सेमी मोलर सॉल्यूशन है NaOH का, सेमी मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है, इसकी वॉल्यूम हमें पता नहीं है कितनी है, ठीक। अब ये कह रहा है कि इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया गया, इस सॉल्यूशन की V वॉल्यूम को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया गया बाय 200 ml ऑफ डेसीलीटर, डेसी मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आया? इस सॉल्यूशन द्वारा न्यूट्रलाइज किया गया। अब इसको समझो, पहले सॉल्यूशन छोड़ो, इसमें है क्या एक्टिव, जो सॉल्यूट है क्या है NaOH है, वो क्या होता है बेस होता है, वहां पे क्या है सॉल्यूट H2SO4 वो होता है एसिड। तो एसिड और NaOH बेस मिलके एक सॉल्ट बनाएंगे और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। अगर मैं इस रिएक्शन को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, NaOH प्लस H2SO4 gives Na2NaCl प्लस Na2SO4 प्लस 2H2। ये मैं इसकी रिएक्शन लिख सकता हूँ, है ना, ठीक है जी। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि रिएक्शन तो भाई जो वाटर उसमें प्रेजेंट है दोनों के दोनों सॉल्यूशंस में, क्या वो रिएक्ट करेगा? उसका रिएक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। वाटर इसमें भी है, वाटर उसमें भी है, NaOH ये हो गया, H2SO4 ये हो गया, ठीक है, ये दोनों के दोनों रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो हमारे पास मोल्स होते, अगर इनके मोल्स होते तो हम आराम से कर लेते भाई कि इसका 2 मोल इसका 1 मोल, तो हाँ भाई पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा, चला जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में। लेकिन यहाँ तो मोल्स ही नहीं है, यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे हमें दिया है उसकी मोलैरिटी और उनकी वॉल्यूम्स दी हैं, क्लियर होगी बात, ठीक। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अभी मैंने क्या बताया था कि जब मोल्स निकालने हो तो उनकी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर कर दो, तो हमें उसके मोल्स, या अगर वॉल्यूम इन ml करोगे तो उसके मिलीमोल्स हमें पता चल जाएंगे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इस चीज को, सेम चीज को यूटिलाइज कैसे करेंगे। देखो भाई सेमी मोलर है तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी 1/2, ये m हो गया है, v क्या है हमें पता नहीं है, ये v, तो ये v मैंने लीटर्स में लिया है, और उसने जो वॉल्यूम पूछी है ना, जो वॉल्यूम पूछी है वो भी लीटर्स में ही पूछी है, तो मैंने इसको लीटर्स में ले लिया। ये तो इसके मोल्स हो गए। अच्छा इसके कितने मोल्स हुए, इसके मोल्स हुए 1/10 इंटू 1/10 मतलब डेसी मोलर है तो 1/10 हो गया इसकी m, और वॉल्यूम जो है ये भी लीटर्स में ले, अगर यहाँ लीटर्स में ले रहा हो तो यहाँ तो लीटर्स में लेनी ही पड़ेगी, सेम चीज, क्योंकि हम मोल्स को कंपेयर कर रहे हैं ना, इसके मोल्स इतने हैं
इसके मोल्स कितने होंगे 200/1000। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। ओके, तो अगर मैं इसे देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/50। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर ये मोल्स अकॉर्डिंग या यूं कह लो कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो जितने इसके मोल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग इसके मोल्स भी होंगे। मतलब इसको लिमिटिंग रिएजेंट मानो, उसके हिसाब से इसके मोल्स आने चाहिए। तो इसके मोल्स कैसे आते हैं भाई, इसके मोल्स आते हैं 1 मतलब जो सॉरी 2 जो इसका कोफिशिएंट है अपॉन इसका कोफिशिएंट 1 और इसके मोल्स, किसके इसके मोल्स, इसके मोल्स कितने हैं 1/50। कितना आ गया ये 1/25। ये इक्वल टू कितना आएगा V/2। भाई इसके मोल्स तो इतने थे, अगर इसके 1/50 मोल है तो इसके जस्ट डबल होने चाहिए, जो कि आ चुका है। दीज नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू जो हमने यहां से कैलकुलेट किए थे V/2। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, V इक्वल टू आ जाएगा 2/25 which is 0.08 लीटर्स। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना भाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 4/100 सॉरी 8/100, 8/100 इज 0.08। क्लियर होगी बात। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरीके का। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को पिंग करके पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हमने बस एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी और इनके जो मोल्स थे हमने बस वो बैलेंस कर दिए। ठीक है ना, हमने उनके मोल्स को इक्वेट कर दिया अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NH3। वॉल्यूम ऑफ NH3 बोल रहा है भाई। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस एट STP। तो हो क्या रहा है, सीधे सीधे वो लिखते हैं। ठीक है, NH4 whole twice, this is ammonium sulfate, it is reacting with अमोनियम सल्फेट का एक रिएक्शन एक सोल्यूशन इज रिएक्टिंग विद अनदर सोल्यूशन ऑफ NaOH। इसका एक सोल्यूशन है, इसका एक सोल्यूशन है, हम दोनों इनको मिला दिया। ठीक है, अब यहां पर होगा एक रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा देखो भाई, ये ध्यान रखना, NH4 जो होता है ये, इसको अमोनियम आयन कहते हैं। शायद अभी पहले कभी पढ़ा ना हो और कुछ लोगों ने पढ़ा भी हो, डजंट मैटर, मैं बता रहा हूं, अमोनियम आयन कहते हैं इसको, और ये एसिडिक होता है। ठीक है, अगर इसका नेचर एसिडिक है तो किससे रिएक्ट करेगा, बेसिस से। ठीक है जी, ओके, सो वेयर वर वी, यस, इसको रिएक्ट कराएंगे तो वी विल गेट Na2SO4 प्लस NH3, और क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो रही है तो H2O भी मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे NH4 होल ट्वाइस है तो यहाँ पे 2N आ जाएंगे, Na2 ये 2 आ जाएगा, H तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सेम है, अभी ये बैलेंस हो चुकी है। मैं यहाँ पे भी POAC नहीं लगा रहा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीजें, पहले सिंपली इसको समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास अगर मोल्स होते थे, मास होता था, या सॉरी मोल्स होते तो हम डायरेक्टली कर लेते थे, मास होता तो मास को मोल्स में कन्वर्ट करते थे, तब हम वो तीनों जो स्टोइकियोमेट्री में हमने तीनों केसेस पढ़े ना, सिंगल रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट विद वंस इंफॉर्मेशन, और 2 रिएक्टेंट्स या मोर देन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स विद इंफॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो उनमें से कोई एक केस होगा उसको लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास सोल्यूशन दिया है, तो सोल्यूशन से मोल्स निकालने पड़ेंगे। सोल्यूशन से मोल्स निकालने का तरीका क्या है, M/V, जो मैंने अभी बताया था, M/N = M/V, वही तरीका है। तो मोल से ही होगा, मोल कॉन्सेप्ट से हम कर रहे हैं, तो ये जो भी रिएक्शन है ये मोल से ही चलेगी। मोल से ही हमें पता चलेगा कि एक के मोल कितने रिएक्ट हुए तो दूसरे के मोल कितने रिएक्ट होंगे, या प्रोडक्ट के मोल कितने बने होंगे। तो ये मोल्स कैसे निकलेंगे, जब हमें मोलारिटी दी होगी और उसकी वॉल्यूम दी होगी, तो हमें वहां से उसके मोल्स मिल जाएंगे बाय M/V, ये ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये रिएक्शन है, इसमें ये कहता है हमें कि भाई आपने क्या किया, आपने इसका 0.2 m सोल्यूशन लिया और इसके साथ साथ इसके 500 ml ले लिए, और हाँ भाई साहब इसका लिया हमने 0.6 m सोल्यूशन
और 250 ml ले लिए, ये इंफॉर्मेशन हमें है। तो सिंपल सी बात है भाई, खटाखट इसके m इंटू वी इधर कर दो, m इंटू इधर कर दो, क्या हो जाएगा 0.2 इंटू लीटर्स में ध्यान रखना है, तो 500 अपॉन 1000 कितना आएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा 0.1, इसके 0.1 मोल्स है, इसको यहां लिख लेते हैं 0.1, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही करना है, इसके मोल्स क्या आएंगे n, क्या आएगा इसका 0.6 इंटू 250 अपॉन 1000 कितना आएगा 1/4, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0.15, इसके मोल्स 0.15 है, इसके मोल्स 0.1 है, क्लियर हो गई ये बात। तो ये 0.1 है, ये 0.15 है। अब हमें ये क्योंकि दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, ये तीसरा केस हुआ, दो रिएक्टेंट्स हैं एटलीस्ट, और इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, या दोनों के मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो हमें तीसरा केस लगाना है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट जानना होगा। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे जानते हैं, सबका रिवीजन होगा 0.1, ये इसके मोल्स अपॉन इसका कोएफिशिएंट क्या है बैलेंस केमिकल रिएक्शन में 1, तो 0.1 अपॉन 1 0.1 हो गया, ध्यान रखना इसके ऊपर 0.1 है। ये 0.15 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो 0.15 अपॉन 2 व्हिच विल बी 0.075, 0.075, ये 0.1 से छोटा है, तो हम कहेंगे दैट दिस इज, ये तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके हिसाब से तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट क्या पूछ रहा है कि इसकी वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होगी। तो ये जानने के लिए हमें कोई नेक्स्ट एपिसोड नहीं देखना पड़ेगा, ये जानने के लिए हमको इसके मोल्स जानने पड़ेंगे। मोल्स कैसे जानोगे भाई, एलआर, ठीक, लिमिटिंग रिएजेंट ये है, इसके 0.15 मोल्स, इसका भी 2 है कोएफिशिएंट, इसका भी 2 है, तो इसके भी मोल्स कितने बनेंगे 0.15, सेम कोएफिशिएंट है ना, तो 0.15 मोल्स ही बनेंगे भाई, ये पूरा कंज्यूम हो रहा है ना, तो 0.15 मोल, therefore volume will be equal to 0.15 into 22.7, भाई 22.4 मत करना, क्योंकि यहाँ एसटीपी बोला है 1 एटमॉस्फेयर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बोला है, यहाँ बोला है 1 बार इन 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स इसको क्या कर लेना यार, इतने लीटर्स होगा, ठीक है जी। आर वी क्लियर अबाउट दिस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे लिया है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कम से कम नहीं तो तुमको 200-300 क्वेश्चंस करने चाहिए इसके, अगर तुमको अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है इन क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लाइक इन सम वे और द अदर गोइंग टू कम इनटू इन योर जेईई नीट एडवांस्ड, उसमें आएंगे, किसी ना किसी रूप में आ ही जाएगा, ठीक है, ये बेसिक्स हैं, ये करना जरूरी है, गॉट इट, ठीक है जी। मोलैरिटी, ठीक है जी, इसमें एक दो चीजें और है, फिर फॉर्मेलिटी की बात करते हैं। फॉर्मेलिटी का क्या बताना कि सिर्फ सिंपल फॉर्मेलिटी ही है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, चाहे तो मैं भी बता सकता हूँ, फॉर्मेलिटी का मतलब बस इतना है, सेम चीज होगी, कुछ और नहीं होगा उसमें, चलो इनफैक्ट जब बताऊंगा तभी लिख दूंगा, इसमें 2-3 चीजें लिख लो भाई। सबसे पहले तो यहाँ पे जो कॉमन सॉल्यूट्स है उनके बारे में जान लो। कॉमन सॉल्यूट्स कौन कौन से होते हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज, ठीक है, यूरिया, मेथनॉल, एज सॉल्यूट्स बोल रहा हूं, ठीक है, मेथनॉल, एथनॉल, NaCl, बेंजीन और लास्ट है टॉल्यूइन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही यूज होते हैं, ये ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड में बता रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या करना है, इनका मोलर मास जो है याद रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जल्दी से हम क्या कर पाएंगे, इन सारे के इंफॉर्मेशन को यूज कर पाएंगे। इसका 342 होता है, 342 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास लिखा रहा हूं मैं, मोलर मास, ठीक है। इसका होता है 180 ग्राम पर मोल, यूरिया का होता है 60 ग्राम पर मोल, मिथनॉल का होता है 46 ग्राम पर, नहीं 46 नहीं, CH3OH 16 32 ग्राम पर मोल, इथेनॉल का होता है 46 ग्राम पर मोल, ठीक है। अच्छा, इसका होगा 58.5 ग्राम पर मोल,
ठीक है, इसका होगा 78 ग्राम पर मोल और इसका होगा टोल्यूइन का 92 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। गॉट इट? क्लियर हो गई बात? इसको उतार लेना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं, इसमें क्या है, मोलैरिटी टू परसेंट वेट बाय वेट। ठीक है, मोलैरिटी टू परसेंट वेट बाय वेट, या उल्टा अगर परसेंट वेट बाय वेट दिया है तो उसको मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलो तुमको दो क्वेश्चन कराते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, इसमें क्या है, अगर मान लो तुम्हें बोला है 2m यूरिया सोल्यूशन। ठीक है, 2m यूरिया सोल्यूशन को हमें वेट बाय वेट नहीं, सॉरी, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? देखो, 2m यूरिया सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 2 मोल यूरिया इन 1 लीटर या 1000 ml सोल्यूशन, है ना? यही तो मतलब हुआ इसका। 2 मोल यूरिया का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 60, इसका मोलर मास ग्राम या इक्वल टू 120 ग्राम यूरिया इन 1000 ml सोल्यूशन, यही तो मतलब हुआ। तो अगर मैं इसका परसेंट मास, सॉरी, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम करता हूं, तो देयरफॉर परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा इसका, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम होगा कितना, 120 ग्राम तो इसका सोल्यूट है, अपॉन कितने लीटर्स है, सॉरी कितने ml है, यहाँ 1000 ml है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, इंटू 100 करना है, यहाँ पे आएगा 12% वेट बाय वॉल्यूम, है ना? सिंपल कर लिया तुमने, इसका फॉर्मूला भी दे दूंगा। ठीक है, अब उल्टा कर लेते हैं। मान लो हमारे पास जो सॉल्यूशन दिया है उसकी परसेंट वेट बाय वॉल्यूम दी है हमको, लेट्स से 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है जी, अब इसका m कैसे कैलकुलेट करो, पहले इसको देखो, इसका मतलब क्या है, 30 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml सोल्यूशन। ठीक है, अगर 100 ml है, ठीक, अच्छा ग्लूकोज है, चलो पहले इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो गया, 30 अपॉन 180 आ जाएगा। यही तो हुआ इसका मतलब कि नहीं, सिंपल सी बात है। ये कितना हो गया, 1/6। अच्छा, इसको मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1000 ml आ जाएगा। 1000 ml का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देयरफॉर क्या हो गया, 10/6 आया ये। तो m क्या रहेगा इसका, m विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 6, इसके मोल्स आ गए, अपॉन क्या है 1 लीटर, या 1000 इंटू 1000 कर दो, 1 लीटर आ गए ना। कितना गए, 10/6 मतलब 1.3, सॉरी 67। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, ये फॉर्मूला आराम से यहीं से डिराइव भी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है भाई, देखो, मोलैरिटी को लिखते हैं हम WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, यही तो हुआ। अगर मैं इसको लिख दूं WB अपॉन V इन ml, ठीक है, ये हो गया इंटू 100। तो इसके अलावा बचा क्या है, यहाँ पे ऊपर 100 ले जा चुके हो, तो 10 आ जाएगा, नीचे MB बचा। तो अगर तुम देखो तो ये जो डेफिनेशन है ये परसेंट वेट बाय वॉल्यूम की है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन MB। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला फॉर्मूला होगा। ठीक है, MB का मतलब क्या है, यहाँ पे मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ये लिख लेना अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो। ये फॉर्मूला है, उल्टा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मेलिटी की बात कर लेते हैं। फॉर्मेलिटी इज द फोर्थ वन, फॉर्मेलिटी इज द फोर्थ वन। एक सेकंड देख लें, और तो कुछ नहीं है ना, आई थिंक और तो कुछ नहीं ही है बाबा, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं फॉर्मेलिटी। चलो ठीक है, फॉर्मेलिटी सीधे सीधे फॉर्मेलिटी करते हैं। तो फॉर्मेलिटी क्या है भाई, फॉर्मेलिटी को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं,
और इसको हम कभी कभी फॉर्मल नाम से, गिवन फॉर्मल सोल्यूशन, ठीक है। मोल पर लीटर इसकी भी यूनिट होगी। इसमें क्या होता है, बस सिंपल डिफरेंस क्या होगा कि जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी हालांकि फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा ऐसे कहीं पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता और कोई ऐसे क्वेश्चन में भी नहीं देता, लेकिन क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है पता होना चाहिए और स्कूल में तो एटलीस्ट दे ही सकता है, और कुछ क्वेश्चन मैं भी दूंगा फॉर्मेलिटी के। लेकिन ये ध्यान रखना है कि फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है एज फार एज कैलकुलेशंस आर कंसर्न। तो मैं इसके बारे में और कुछ लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ ये चीज लिखवाऊंगा कि जो मोलैरिटी की हम बात करते हैं तो हमें उसमें जो सॉल्यूट होता है उसमें सॉल्यूट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन जब हम फॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो हम उन सॉल्यूट्स के बारे में बात करते हैं जो मॉलिक्यूल्स के जैसे एग्जिस्ट नहीं करते, विच एग्जिस्ट एज फॉर्मूला यूनिट्स। याद होगा फॉर्मूला यूनिट्स मैंने करवाया था, जैसे NaCl है, NaCl का जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती है दैट इज अ फॉर्मूला यूनिट, दैट इज नॉट अ मॉलिक्यूल, है ना। तो सब चीजें सेम है। अगर मान लो मैं ग्लूकोज के लिए बोलता हूं तो ग्लूकोज के लिए मैं कह सकता हूं 1m सोल्यूशन, लेकिन NaCl के लिए टेक्निकली, ठीक है, मुझे 1F सोल्यूशन कहना चाहिए इंस्टेड ऑफ 1m सोल्यूशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स बोल रहा हूं, FUs ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल यही इसकी डेफिनेशन है और बाकी सब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बस ये F हो जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा। NB का मतलब क्या हुआ, NB मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट, बस बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो इसमें या तो जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे वो सारे लिख सकते हो यार। F इक्वल्स टू NB अपॉन V सोल्यूशन, NB इंटू 1000 अपॉन V सोल्यूशन in ml, या फिर तुम लिख सकते हो इक्वल्स टू मिलीमोल्स अपॉन V सोल्यूशन इन ml, या तुम लिख सकते हो WB अपॉन MB, है ना, मोलर मास। तो जो मैंने फॉर्मूले उसके लिखा है तो सेम इसके फॉर्मूले तुम लिख सकते हो। तो आई एम लीविंग दिस टू यू।